आज हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना के प्रायोगिक अध्ययन के आगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना के प्रायोगिक अध्ययन से आगे हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना के प्रायोगिक अध्ययन के आगे हमारा सिलेबस क्या कह रहा है। थोड़ा सा लेट हो गया कुछ कारणवश में, तो अभी हम बात करने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना के प्रायोगिक अध्ययन के बारे में। उससे आगे तो हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना के नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना का नियम क्या कहता है? तो कहता है कि यह एक तात्क्षणिक घटना है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है एक तात्क्षणिक घटना है। यह एक तुरंत होने वाला घटना है। तुरंत, तात्क्षणिक का मतलब तुरंत, जस्ट। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर विद्युत आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। और प्रत्येक सतह के लिए देहली ऊर्जा और देहली आवृत्ति का मान निश्चित होता है। प्रत्येक सतह के लिए देहली ऊर्जा और देहली आवृत्ति का मान निश्चित होता है। हर एक सतह के लिए देहली ऊर्जा और देहली आवृत्ति का मान निश्चित होता है। कोई भी सतह है उसके लिए देहली ऊर्जा और देहली आवृत्ति का मान जो है वो निश्चित होता है। यह हमारे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम है। यह एक तात्क्षणिक घटना है। फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। और प्रत्येक सतह के लिए देहली ऊर्जा और देहली आवृत्ति का मान निश्चित होता है। हर एक सतह के लिए देहली ऊर्जा और देहली आवृत्ति का मान निश्चित होता है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से, एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए, चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, चलाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी द्वारा सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी द्वारा सूचित किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इसे ईवी द्वारा सूचित किया जाता है। बहादुर, हम बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एक इलेक्ट्रॉन इंटू एक वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन इंटू एक वोल्ट। तो एक ईवी बराबर एक इलेक्ट्रॉन 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल इंटू एक वोल्ट। तो कुलाम, हुआ कुलाम वोल्ट। कुलाम इंटू वोल्ट जूल होता है। कुलाम इंटू वोल्ट जूल होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान है वो 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान है वो 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। बहुत ही बेहतरीन टर्म है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से चलाने के लिए, त्वरित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इसे ईवी द्वारा सूचित किया जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। अगला जो हमारा टर्म है बहादुर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम जो हमने आपको बताया। प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो नियम हमने आपको बताया वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या।
जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम हमने आपको बताया, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम का एक्सप्लेनेशन किस तरह से होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो नियम हमने आपको बताया वो किस तरह से काम करता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या करने में प्रकाश का तरंग सिद्धांत असफल रहा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में प्रकाश का तरंग सिद्धांत असफल रहा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में प्रकाश का तरंग सिद्धांत असफल रहा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत फेल हो गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या करने में प्रकाश का तरंग सिद्धांत फेल हो गया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत फेल हो गया। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत फेल हो गया, तब कहता है कि आइंस्टीन ने सर्वप्रथम माना कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट से मिलकर बना है। चूंकि अब तरंग मानेंगे तो काम तो होगा नहीं, तरंग जब मान रहे हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या हो नहीं रहा है, तो तरंग मानने से तो मेरा काम नहीं होने वाला। तब आइंस्टीन ने सर्वप्रथम माना कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट से मिलकर बना है। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट से मिलकर बना है, जिसे हम क्वांटम कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट से मिलकर बना है, जिसे हम क्वांटम कहते हैं। एक क्वांटम ऊर्जा बराबर आखिर कितना होता है? आखिर आइंस्टीन ने जो ऊर्जा के पैकेट को क्वांटम माना है, तो आखिर कितना ऊर्जा के पैकेट को क्वांटम कहेंगे? आखिर एक क्वांटम में कितनी ऊर्जा, एक क्वांटम में कितनी ऊर्जा, एक क्वांटम में कितनी ऊर्जा? तब बहादुर कहता है कि माना एक क्वांटम की ऊर्जा बराबर, माना एक क्वांटम की ऊर्जा बराबर E, और E बराबर h न्यू या E बराबर h c बाई लैम्डा, E बराबर h न्यू या E बराबर h c बाई लैम्डा, E बराबर h न्यू या E बराबर h c बाई लैम्डा, इसी पैकेट को क्वांटम कहा जाता है। यानी इतना ही ऊर्जा को हम एक क्वांटम कहेंगे। आखिर एक पैकेट में कितनी ऊर्जा? जैसे कल मेला लगने वाला है, मेला में आप देखे होंगे मूंगफली का पैकेट बना बना के बेचता है, एक पैकेट में कितना, तो 50-50 ग्राम का पैकेट है। उसी तरह एक क्वांटम में कितनी ऊर्जा, आखिर कितनी ऊर्जा को एक पैकेट कहा गया? तो h न्यू, h न्यू ऊर्जा को एक पैकेट कहा गया, एक क्वांटम ऊर्जा हुआ। h न्यू ऊर्जा हमारा एक पैकेट हुआ, एक क्वांटम हुआ। तो आइंस्टीन ने सर्वप्रथम माना कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट से मिलकर बना है, जिसे हम क्वांटम कहते हैं, और एक क्वांटम की ऊर्जा इतना ही होता है, E बराबर h न्यू या E बराबर h c बाई लैम्डा, जहां न्यू क्या है आवृत्ति और c क्या है प्रकाश का वेग, और लैम्डा है तरंग दैर्घ्य, h c बाई लैम्डा। तब कहता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत कहता है कि हम ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। जब ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं तो स्वाभाविक सी बात है एक क्वांटम ऊर्जा को भी हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं। जब ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं तो एक क्वांटम ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं। एक क्वांटम ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं। एक क्वांटम ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं। बहादुर इसे समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट से मिलकर बना है, जिसे हम क्वांटम कहते हैं, और एक क्वांटम में ऊर्जा है h न्यू, एक क्वांटम में ऊर्जा है h न्यू। तो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से हम एक क्वांटम ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। जब एक क्वांटम ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदलते हैं तो हमें एक कण प्राप्त होता है। एक क्वांटम ऊर्जा को जब हम द्रव्यमान में बदलते हैं तो हमें एक कण प्राप्त होता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। एक क्वांटम ऊर्जा को जब हम द्रव्यमान में बदलेंगे तो एक कण मिलता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। यानी अब प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट से नहीं, छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। प्रकाश अब फोटॉन से मिलकर बना है। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट से मिलकर बना है, जिसे हम क्वांटम कहते हैं, और एक क्वांटम की ऊर्जा बराबर h न्यू, और इस ऊर्जा को जब हमने कण में बदला
तो हमें एक कण प्राप्त हुआ जिसे हम फोटोन कहते हैं। यानी प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट से मिलकर बना है जिसे हम क्वांटम कहते हैं, या ये कहें कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम फोटोन कहते हैं। यानी प्रकाश फोटोन से मिलकर बना है, प्रकाश फोटोन से मिलकर के बना है, प्रकाश जो है वो फोटोन से मिलकर के बना है। अब यदि कहीं प्रकाश आ रहा है तो ये मान के चलिए कि फोटोन आ रहा है, क्योंकि प्रकाश फोटोन से ही बना है। तो यदि प्रकाश आ रहा है मतलब फोटोन आ रहा है, प्रकाश आ रहा है मतलब फोटोन आ रहा है, प्रकाश आ रहा है मतलब फोटोन आ रहा है। तो जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो हम कह सकते हैं कि धातु की सतह पर फोटोन आपतित होता है। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है मतलब धातु की सतह पर फोटोन आपतित होता है। और सतह पर तो इलेक्ट्रॉन पहले से था, यानी इलेक्ट्रॉन पर फोटोन आपतित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पर फोटोन आपतित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पर फोटोन आपतित हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन पर फोटोन आपतित हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन की ऊर्जा से, इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन से टकराता है। जब इलेक्ट्रॉन पर फोटोन आ रहा है इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन फोटोन से टकराता है। और जब इलेक्ट्रॉन फोटोन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। कोई स्टूडेंट का सवाल हो सकता है कि सर इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा को क्यों ग्रहण किया, फोटोन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को क्यों नहीं ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा को क्यों ग्रहण किया, फोटोन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को क्यों नहीं ग्रहण किया? तो इसका जवाब यही है कि बहादुर, इलेक्ट्रॉन कण है, जो कण द्रव्यमान हमेशा ऊर्जा को ग्रहण करती है, ऊर्जा द्रव्यमान को ग्रहण नहीं करता है। द्रव्यमान ऊर्जा को ग्रहण करता है, ऊर्जा द्रव्यमान को ग्रहण नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ने लगती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ने लगती है तो बढ़ते बढ़ते एक लेवल पर पहुंचती है जहां से इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देता है। यानी इस ऊर्जा के कुछ अंश का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन अपने को फ्री कराने में खर्च करता है और शेष अंश से इलेक्ट्रॉन गति प्रदान करता है। यानी ऊर्जा उसको, जो इलेक्ट्रॉन को मिला, उस ऊर्जा के कुछ अंश का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन अपने को मुक्त करने में, फ्री करने में खर्च करता है और बाकी ऊर्जा से गति करता है। फिर से सुनिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत फेल हो गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत फेल हो गया। तब आइंस्टीन ने सर्वप्रथम माना कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट से बना है जिसे हम क्वांटम कहते हैं, और एक क्वांटम में एच न्यू ऊर्जा होती है, एक क्वांटम में एच न्यू ऊर्जा होती है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से कहता है कि इस ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से इस ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं। जब हम इस ऊर्जा को द्रव्यमान में बदलते हैं तो हमें एक कोण प्राप्त होता है। जब हम इस ऊर्जा को द्रव्यमान में बदलते हैं तो हमें एक कोण प्राप्त होता है जिसे हम फोटोन कहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से जब हम क्वांटम ऊर्जा को द्रव्यमान में बदलते हैं तो हमें एक कोण प्राप्त होता है जिसे हम फोटोन कहते हैं। यानी प्रकाश छोटे छोटे कोणों से मिलकर बना है जिसे हम फोटोन कहते हैं। यानी प्रकाश फोटोन से मिलकर के बना है, प्रकाश फोटोन से मिलकर के बना है। तो जब किसी धातु की सतह पर विकिरण ऊर्जा आपतित होती है, प्रकाश आपतित होता है, इसका मतलब है कि फोटोन आपतित होता है। और जब इलेक्ट्रॉन पर फोटोन आपतित होता है मतलब इलेक्ट्रॉन फोटोन से टकराता है, इलेक्ट्रॉन फोटोन से टकराता है। और जब इलेक्ट्रॉन फोटोन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ने लगती है तथा इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देता है। यानी इस ऊर्जा के कुछ अंश का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन अपने को फ्री कराने में खर्च करता है। इस ऊर्जा के कुछ अंश का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन अपने को फ्री कराने में खर्च करता है और बाकी ऊर्जा से गति प्रदान करता है। इस ऊर्जा के कुछ अंश का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन अपने को फ्री कराने में खर्च करता है और बाकी ऊर्जा से गति प्रदान करता है। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिला, जो भी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिला, उस ऊर्जा के कुछ अंश देहली ऊर्जा में खर्च हुआ और बाकी अंश गतिज ऊर्जा में खर्च हुआ। यानी जो फ्री कराने में खर्च हुआ वो देहली ऊर्जा है और जो गति कराने में खर्च हुआ वो गतिज ऊर्जा है। जो फ्री कराने में खर्च हुआ वो देहली ऊर्जा है और जो गति कराने में खर्च हुआ वो गतिज ऊर्जा है। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिला उस ऊर्जा का कुछ अंश देहली ऊर्जा के रूप में और कुछ अंश गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च हुआ।
जो भी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिला उस ऊर्जा के कुछ अंश का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन अपने को फ्री कराने में यानी देहली ऊर्जा के रूप में खर्च हुआ। माना कुल आपतित ऊर्जा बराबर E, तो कुल ऊर्जा E बराबर कुल ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा बराबर कुल आपतित ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, यानी जो भी ऊर्जा मिला उस ऊर्जा का कुछ अंश फ्री कराने में खर्च हुआ और बाकी अंश गति कराने में खर्च हुआ। तो कुल ऊर्जा E बराबर देहली ऊर्जा फाई नॉट और गतिज ऊर्जा के ई। देहली ऊर्जा फाई नॉट और गतिज ऊर्जा के ई। तो कुल ऊर्जा H न्यू फाई नॉट H न्यू नॉट और प्लस के ई। H न्यू बराबर H न्यू नॉट प्लस के ई बराबर H न्यू माइनस H न्यू नॉट। के ई बराबर H कॉमन ले लीजिए न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट। बहादुर गतिज ऊर्जा मतलब किसकी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा मतलब किसकी ऊर्जा? तो फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ करके चलता है। फोटो इलेक्ट्रॉन ही सतह को छोड़ करके चलता है। फोटो इलेक्ट्रॉन ही सतह को छोड़ करके चलता है। तो गतिज ऊर्जा मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो H तो प्लैंक कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट होता है। H प्लैंक नियतांक है, हमेशा कांस्टेंट होता है। देहली आवृत्ति भी हमेशा फिक्स होता है, बच गया केवल न्यू। H हमेशा कांस्टेंट है, देहली आवृत्ति कांस्टेंट है, बच गया न्यू। यानी गतिज ऊर्जा न्यू पर डिपेंड करता है, गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देहली आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। एक हमारा नियम सिद्ध हो गया। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। एक हमारा नियम सिद्ध हो गया। फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। एक्सपेरिमेंट करते समय ही पता चल जाता है कि यह घटना देर से हुआ कि पहले हुआ, जल्दी हुआ। मान लीजिए मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल हमारा जो डाउनलोड हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है कि तेज हो रहा है, पता नहीं चल जाएगा। जल्दी हो जाएगा तो पता चल ही जाएगा। तो यह घटना तेजी से हो रहा है कि देर से हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चल जाता है कि यह एक तात्क्षणिक घटना है। फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तो ठीक हो गया। एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चल जाता है कि यह एक तात्क्षणिक घटना है, प्रयोग से ही पता चल जाता है कि यह एक तात्क्षणिक घटना है। दो नियम सिद्ध हो गया। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन निकालता है, याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन निकालता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो ज्यादा फोटोन रहेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ज्यादा फोटोन होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ज्यादा फोटोन होता है उच्च तीव्रता वाले प्रकाश में, ज्यादा फोटोन होता है उच्च तीव्रता वाले प्रकाश में, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उच्च तीव्रता वाले प्रकाश से। ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उच्च तीव्रता वाले प्रकाश से। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता पर निर्भर करती है। फिर से एक बार, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ज्यादा फोटोन होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ज्यादा फोटोन होता है उच्च तीव्रता वाले प्रकाश में, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उच्च तीव्रता वाले प्रकाश से। 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 उच्च तीव्रता वाले प्रकाश से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो बहादुर फोटो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। ये हमारा सिद्ध हो गया। फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, सिद्ध हो गया। फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, सिद्ध हो गया। एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि यह एक तात्क्षणिक घटना है, और यह भी पता चल गया कि फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या
आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। और एक्सपेरिमेंट से ही पता चल जाता है कि प्रत्येक सतह के लिए देहली आवृत्ति का मान निश्चित होता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान ही पता चल जाता है कि हर एक सतह के लिए देहली आवृत्ति का मान निश्चित होता है, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और बार बार उतना ही आवृत्ति पर छोड़ेगा तो हम कह सकते हैं कि नहीं तो फिक्स है इसका मान। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा हमेशा उसी आवृत्ति पर, तो हम कह सकते हैं कि हमेशा उसी आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, यानी देहली आवृत्ति का मान फिक्स होता है। एक बार शुरू से सुन लीजिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत फेल हो गया, तो आइंस्टीन ने सर्वप्रथम माना कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट से मिलकर बना है, जिसे हम क्वांटम कहते हैं। एक क्वांटम की ऊर्जा बराबर h न्यू होता है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से हम क्वांटम ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं, कण में बदल सकते हैं। तो क्वांटम ऊर्जा का जब हमने कण में बदला तो हमें एक कण प्राप्त हुआ जिसे हम फोटोन कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम फोटोन कहते हैं। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है, इसका मतलब फोटोन आपतित होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर फोटोन आपतित होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराता है। इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराता है तो इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा ग्रहण करेगा तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी और इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देगा। यदि कुल आपतित ऊर्जा का कुछ अंश इलेक्ट्रॉन अपने को फ्री करने में खर्च होता है और बाकी अंश गति करने में खर्च करता है। कुछ अंश इलेक्ट्रॉन अपने को फ्री करने में खर्च करता है और बाकी अंश गति करने में खर्च करता है। यानी कुल आपतित ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। कुल आपतित ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। सॉल्व किए तो हमारा इतना आया। इस सूत्र से पता चला कि h तो हमेशा कांस्टेंट है और आज न्यू नॉट कांस्टेंट है, देहली आवृत्ति कांस्टेंट है। इसका मतलब हुआ कि फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल आवृत्ति पर निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो केवल आवृत्ति पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ज्यादा फोटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ज्यादा फोटोन होता है उच्च तीव्रता वाले प्रकाश में, यानी उच्च तीव्रता वाले प्रकाश से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उच्च तीव्रता वाले प्रकाश से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उच्च तीव्रता वाले प्रकाश से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसका मतलब हुआ कि फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता पर निर्भर करती है। एक्सपेरिमेंट से ही पता चल जाता है कि देहली ऊर्जा और देहली आवृत्ति और यह एक तात्क्षणिक घटना है, यह क्लियर हो जाता है। और एक्सपेरिमेंट से ही पता चल जाता है कि देहली ऊर्जा का मान, देहली आवृत्ति का मान हर एक सतह पर निश्चित होता है तथा यह एक तात्क्षणिक घटना है। इस प्रकार यह हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। यदि किन्हीं को प्रॉब्लम है तो सवाल कर सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं प्रकाश के दोहरा चरित्र की व्याख्या करें। प्रकाश के दोहरा चरित्र की व्याख्या करें या ये कहें कि द्रव्य तरंग के समीकरण प्राप्त करें, डी ब्रोगली तरंग के समीकरण प्राप्त करें। प्रकाश के दोहरा चरित्र की व्याख्या करें या ये कहें कि डी ब्रोगली तरंग के समीकरण प्राप्त करें। तो बहादुर, कल भी हम बताए थे पिछला क्लास में कि प्रकाश बहुत सारी घटनाओं को प्रदर्शित करता है। इनमें से कुछ घटनाएं प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण से स्पष्ट होता है कि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। कुछ घटनाओं से स्पष्ट होता है कि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है, जबकि कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, प्रकाश के प्रकीर्णन, इन सभी घटनाओं से स्पष्ट होता है कि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है। यानी कुछ घटनाओं से स्पष्ट होता है कि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है और कुछ घटनाओं से स्पष्ट होता है कि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है। कुछ घटनाओं से स्पष्ट होता है कि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है और कुछ घटनाओं से स्पष्ट होता है कि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है। तो कुछ घटनाओं से स्पष्ट होता है कि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है और कुछ घटनाओं से स्पष्ट होता है कि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है। चूंकि ये सभी घटनाएं प्रकृति में संपन्न होती हैं, इसका मतलब हुआ कि प्रकाश कभी कण की तरह तो कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश कभी तरंग की तरह तो कभी कण की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश जो है कभी तरंग की तरह तो कभी कण की तरह व्यवहार करता है। इसे ही हम प्रकाश का या विकिरण का दोहरा चरित्र कहते हैं। तरंग का दोहरा चरित्र कहते हैं। डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण के साथ
डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संबंधित हो जाता है, तरंग जुड़ जाता है। डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग जुड़ जाता है जिसे हम द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग के नाम से जानते हैं। प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग जुड़ जाता है, प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग जुड़ जाता है जिसे हम द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग के नाम से जानते हैं। प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग जुड़ जाता है जिसे हम द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग के नाम से जानते हैं। प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग जुड़ जाता है जिसे हम द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग के नाम से जानते हैं। द्रव्य तरंग को या डी ब्रोगली तरंग के तरंगदैर्घ्य को, द्रव्य तरंग के तरंगदैर्घ्य को या डी ब्रोगली तरंग के तरंगदैर्घ्य को हम निम्न समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। द्रव्य तरंग को या डी ब्रोगली तरंग के तरंगदैर्घ्य को हम निम्न समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, या कहें कि लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी या लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी हमें बताने की जरूरत नहीं है कि एम क्या है, भी क्या है, एच क्या है। एच प्लांक नियतांक है, भी जो है वेग है, एम द्रव्यमान है, पी संवेग है। ये हमारा द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग का समीकरण हुआ। प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग जुड़ जाता है जिसे हम द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग के नाम से जानते हैं। द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक है आइंस्टीन के समीकरण की मदद से, आइंस्टीन के समीकरण की मदद से डी ब्रोगली तरंग के तरंगदैर्घ्य का समीकरण प्राप्त करें। आइंस्टीन के समीकरण की मदद से, आइंस्टीन के समीकरण की मदद से द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग के तरंगदैर्घ्य का समीकरण प्राप्त करें। आइंस्टीन के समीकरण की मदद से द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग के तरंगदैर्घ्य का समीकरण प्राप्त करें। फिर ध्यान देते हैं बहादुर, आइंस्टीन के समीकरण से, आइंस्टीन के समीकरण से E बराबर एच न्यू या E बराबर एच सी बाई लैम्डा, E बराबर एच न्यू या E बराबर एच सी बाई लैम्डा द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से E बराबर एम सी स्क्वायर, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से E बराबर एम सी स्क्वायर। M क्या है, द्रव्यमान है, C क्या है, वेग है, और E क्या है, ऊर्जा है। M द्रव्यमान है, C वेग है, और E हमारा ऊर्जा है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से एच सी बाई लैम्डा बराबर एम सी स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट बराबर एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसमें हमारा बहादुर एक सी और सी कट जाएगा तो एच बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी, एच बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी। लैम्डा इक्वल टू हम लिख सकते हैं एच बटा में एम सी, लैम्डा इक्वल टू एच बटा में एम सी। एम क्या है, द्रव्यमान, और सी क्या है, वेग। एम क्या है, द्रव्यमान, और सी क्या है, वेग। तो द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग आप जानते होंगे संवेग होता है। तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, यही तो प्रूव करना था। एम द्रव्यमान है और सी वेग है, तो एम सी बराबर संवेग, पी संवेग, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। शायद आप 11th में पढ़े होंगे, शायद आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि P बराबर अंडर रूट 2me होता है। P बराबर अंडर रूट 2me होता है। यदि आपको नहीं पता है कैसे होता है तो हम रफ में करके दिखा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चूंकि Ke बराबर 1/2mv स्क्वायर, तो Ke को Ke मत लिखकर लिख दीजिए, E बराबर 1/2mv स्क्वायर। तो E बराबर 2E बराबर mv स्क्वायर बटा m स्क्वायर कर दीजिए, यानी ऊपर और नीचे m से गुना करा दिए, ऊपर और नीचे m से गुना करा दिए। तो 2me बराबर mv का होल स्क्वायर, 2me बराबर mv का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा, रूट हो जाएगा, तो 2me बराबर mv हो गया संवेग, mv हो गया संवेग, और p का मान अब यहाँ डाल दीजिए। इसीलिए लैम्डा इक्वल टू एच बटा में
√2me, लैम्डा इक्वल टू h बटा में √2me, और ये हमारा ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, तो 2meV, लैम्डा इक्वल टू h बटा में √2meV, लैम्डा इक्वल टू h बटा में √2meV। h का मान पता है, m का मान पता है, e का मान पता है, h का मान पता है, m का मान पता है, e का मान पता है, v का मान पता है, h का मान पता है, e का मान पता है, m का मान पता है, v का मान निकालना है। बहादुर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो लैम्डा इक्वल टू h बटा में √2meV, लैम्डा इक्वल टू h बटा में √2meV। तो h का मान पता है, m का मान पता है, e का मान पता है। h का मान 6.62 इंटू 10 के पावर माइनस 34, 6.62 इंटू 10 के पावर माइनस 34। m का वैल्यू 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg, m का वैल्यू 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg, e का वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, e इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। सबको बिठा करके सॉल्व करेंगे, h, m और e का वैल्यू बिठा कर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.225 इंटू 10 के पावर माइनस 9 बटा में √v मीटर। लैम्डा का वैल्यू आएगा 1.225 इंटू 10 के पावर माइनस 9 इन बटा में √v मीटर। 10 के पावर माइनस 9 शायद आप लोग जानते होंगे नैनो होता है, तो लैम्डा इक्वल टू 1.225 बाई √v नैनोमीटर। बड़ा ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है। 1.225 बटा में √v नैनोमीटर। लैम्डा का वैल्यू हमारा निकल गया 1.225 बटा में √v नैनोमीटर। 10 के पावर माइनस 9 को यदि हम 10 के पावर माइनस 10 लिखना चाहते हैं तो 12.25 हो जाएगा। माइनस 9 को माइनस 10 लिखना चाहते हैं तो 12.25 हो जाएगा। यानी लैम्डा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 12.25 बटा में √v 10 के पावर माइनस 10 मीटर। और 10 के पावर माइनस 10 मीटर एंगस्ट्रम होता है, तो 12.25 बटा में √v एंगस्ट्रम। ये दो को बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव हो गया। लैम्डा का वैल्यू 1.225 बटा में √v नैनोमीटर या 12.25 बाई √v एंगस्ट्रम। 1.225 तो नैनोमीटर, 12.25 एंगस्ट्रम, 1.225 नैनोमीटर, 12.25 एंगस्ट्रम। हमें नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ई का सूत्र इतना होता है और ई बराबर एम स्क्वायर होता है, लेफ्ट लेफ्ट बराबर राइट राइट बराबर, सॉल्व किए तो इतना आया। एम द्रव्यमान है, सी वेग है, द्रव्यमान गुना वेग संवेग होता है, तो लैम्डा बराबर h बाई पी हो गया। p का सूत्र √2me होता है, 2me का मान यहाँ उठा दिए। e का वैल्यू e इंटू वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, e का वैल्यू e इंटू वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ हो गया। h का वैल्यू पता है, m का वैल्यू पता है, e का वैल्यू पता है, सबका मान बैठा के सॉल्व करेंगे आएगा 1.225 इंटू 10 के पावर माइनस 9 मीटर, 1.225 इंटू 10 के पावर माइनस 9 मीटर बटा में √v। 1.225 इंटू 10 के पावर माइनस 9 मीटर बटा में √v नैनोमीटर। तो 10 के पावर माइनस 9 नैनो हो गया इंटू मीटर नैनोमीटर। यदि इसको हम 10 के पावर माइनस 10 लिखते हैं तो ये 12.25 हो जाएगा। यानी लैम्डा इक्वल टू 12.25 बटा में √v एंगस्ट्रॉम। बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से आज का हम इस क्लास में इतना ही रहने देंगे। यदि किन्हीं को प्रॉब्लम है तो आप सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद।